नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज अपने बात करते हैं एमए फाइनल का पेपर है सामाजिक मानव शास्त्र। पिछली क्लास में अपने सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ विस्तार से बताया गया था आपको। आज अपने इसके विषय क्षेत्र के विषय में बात करते हैं। ये विषय ही ऐसा है कि इसको बार बार से आप पढ़ोगे तभी ही समझ आएगा, अदरवाइज आदिवासियों के विषय में इसको ज़्यादा बताया गया है। अभी आज सामाजिक मानव शास्त्र किस प्रकार उसने जन्म लिया, किस प्रकार उसकी संस्कृति हुई, किस प्रकार उन्होंने अपना व्यवहार शुरू किया। तो आज अपने उसके विषय क्षेत्र के विषय में बात करते हैं। मानव शास्त्र का अध्ययन विषय बहुत व्यापक है। यह संपूर्ण मानव जाति के अध्ययन का वादा करता है। यह हम भली भांति जानते हैं कि यह विशाल संसार दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। आगमन के साधन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। संचार साधन इससे भी अधिक तेज गति में हैं। अब दूर दराज क्षेत्रों से व्यापार और उद्योग चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आगमन बढ़ गया है। दुनिया भर की संस्कृतियाँ एक दूसरे के बहुत निकट आ गई हैं। ऐसी अवस्था में मानव शास्त्र की परंपरागत विषय सामग्री जैसी की तैसी बनी रहे, यह संभव नहीं है। यह सही है कि मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र आदिवासी, लघु समुदाय और छोटे समूह से है। लघु समुदाय और छोटे समूह रहे हैं। यही इसका विश्लेषण एवं ऐतिहासिक संदर्भ रहा है। परिवर्तन के इस संदर्भ में यह भी आशय देखना चाहिए कि जिन आदिवासियों, गांव, जातियां का अध्ययन मानव शास्त्र का रहा था, वह सब बदल गया है। इतिहास ने पलटी खाई है। समाज ने नई दिशाओं को पकड़ लिया है। आज आदिवासी आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता की चौखट पर खड़े हैं। आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता क्या है? मॉडर्नाइजेशन के विषय में बताया गया है। विशेषीकरण और बाजारीकरण आदिवासियों को प्रलोभित कर रहे हैं। यहाँ पर अपने बात करते हैं आधुनिकता क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है। आधुनिकता यह है कि जैसे आज वर्तमान में जिस प्रकार से देश की बाजारीकरण, बाहर से सामान आना, देश में हर प्रकार के बाजारीकरण हो रहा है, इसे अपने आधुनिकतावाद कहते हैं। अब आपको एमए प्रीवियस में ग्लोबलाइजेशन के विषय में पढ़ाया गया था। गैर सरकारी संस्थाएं और स्वयं सरकारी दूर दूर तक विकास कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। आदिवासी हरित क्रांति तक पहुंच गया है। पशुपालन ने श्वेत क्रांति का सूत्रपात किया है। अब गांव में नई तकनीकी और प्रौद्योगिकी आ गई है। गांव, जातियां एवं लघु आकार के समूह बदल रहे हैं। ऐसी अवस्था में मानव शास्त्र के लिए परिवर्तन का अध्ययन एक चुनौती है। यह सही है कि मानव शास्त्र की परंपरागत अध्ययन सामग्री आदिवासी और गांव रहे हैं, पर यह आदिवासी और गांव अपने नए अवतार में हमारे सामने आए हैं। इनका अध्ययन अब नए सिरे से होने लगा है। भारत में नियोजित विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई, जब सामूहिक विकास प्रोजेक्ट योजना लागू की गई। कृषि का विकास हुआ, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया गया, बुनियादी ढांचा, सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य को दूर दराज क्षेत्रों तक लाया गया। उद्योग, बाजार और सार्वभौमिकरण ने आदिवासी जीवन को प्रभावित किया। इन
सामाजिक क्रियाओं को ध्यान में रखकर ही हमें सामाजिक मानव की अध्ययन सामग्री को देखना होगा। विद्यार्थियों, भारत में नियोजित विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी। इस प्रकार आदिवासियों को विकास के लिए सरकार ने अलग अलग प्रोजेक्ट लागू किए, जिसके लिए उनके गांव को सड़कों, पानी, बिजली और स्वास्थ्य दूर दूर क्षेत्रों तक भेजा गया या लगाया गया। उद्योग, बाजार, आदिवासी जीवनों को प्रभावित किया गया। जिस प्रकार से नई नई चीज़ों का बाजारीकरण हुआ, उसी कारण आदिवासियों के जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ। अब अपने बात करते हैं संस्कृति, व्यक्तित्व और समाज। यह कहना ठीक है कि समाजी मानसशास्त्र मूलतः आदिम समाज और अब औद्योगिक तथा शहरी समुदायों का अध्ययन करता है, लेकिन यह समाज तो केवल अध्ययन की अंतर्वस्तु रहे हैं। मुख्य रूप से समाजी मानवशास्त्र संस्कृति, व्यक्तित्व और समाज का अध्ययन करता है। संस्कृति, व्यक्तित्व और समाज आदिम हो सकते हैं और औद्योगिक भी। सामाजिक मानव विज्ञान की बुनियादी अभिरुचि तो संस्कृति और व्यक्तित्व में है। किसी भी समाज में संस्कृति और व्यक्तित्व इस प्रकार मिले जुले होते हैं कि इन्हें पृथक करना बहुत कठिन है। व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का आधार संस्कृति और उसके प्रतिमान होते हैं। हम अपने एक परिचित मित्र से मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं और उसे अपने निवास स्थान पर आने को आमंत्रित करते हैं। हमारा यह संपूर्ण व्यवहार एक निश्चित समाज के संदर्भ में व्यक्तित्व संस्कृति का मिश्रण है। विश्लेषण के लिए संस्कृति, व्यक्तित्व तथा समाज को पृथक किया जाता है, पर वास्तविकता या अनुभविक स्थिति में इन्हें पृथक करना कठिन है। सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की धुरी संस्कृति, व्यक्तित्व तथा समाज रहे हैं। ये अध्ययन की परंपरा रहे हैं। सामाजिक मानवशास्त्र की इस परंपरा ने समाजशास्त्र को प्रभावित किया है। समाजशास्त्री पार्सन्स का बहुत चर्चित क्रिया व्यवस्था सिद्धांत इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं पार्सन्स। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के विश्लेषण के लिए 3 व्यवस्थाओं को रखा है। नंबर 1 व्यक्तित्व व्यवस्था, नंबर 2 सामाजिक व्यवस्था, नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था। पार्सन्स का कहना है यदि जब मानव व्यवहार का सही और वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहता है तो ये तीनों व्यवस्था हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। यहाँ हम पार्सन्स के क्रिया व्यवस्था सिद्धांत की व्याख्या नहीं करना चाहते, लेकिन यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मानव शास्त्र में इस सिद्धांत की चर्चा पिछले 3 दशकों से बहुत प्रभावपूर्ण रही है और इस सामाजिक मानव जीवन की छाप भी उतनी ही गहरी है। यह सामाजिक मानव जीवन के परिणाम स्वरूप ही है। आज सामाजिक विज्ञान में अवधारणा के स्तर पर बहुत समाज और व्यक्ति को समुचित रूप से परिभाषित करना आवश्यक है। सामाजिक मानवशास्त्र का परंपरागत अध्ययन विषय आदिम तथा अनपढ़ समाज है। सामाजिक मानवशास्त्र का बहुत ही बड़ा उद्देश्य मानव के व्यवहार में पाई जाने वाली भिन्नताओं को समझना और उसका विश्लेषण करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह विज्ञान संसार भर के विभिन्न समाजों का अध्ययन करता है। सामान्य रूप से इसकी अवधारणात्मक विधि तथा इसके सिद्धांत उपागम अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे ही हैं, लेकिन सामाजिक मानव विज्ञान की परंपरा प्रारंभ से ही आदिम समाजों के अध्ययन की रही है। इस परंपरा के कारण इसकी अध्ययन विधि भी सम्यकवादी है। सामाजिक मानवशास्त्र की यह मान्यता रही है कि व्यक्ति एक इकाई के रूप में समाज के संपूर्ण का एक भाग है और संपूर्ण में
जो लक्षण होते हैं वे इकाई या भाग में ही पाए जाते हैं। अतः व्यक्ति का व्यवहार मूलतः संपूर्ण के व्यवहार का प्रतिबिंब है। इस प्रकार यह एक प्रकार की प्रक्रियात्मक है। इस प्रकार की मान्यता अन्य समाजी विज्ञानों की भी है। समाजी मानवशास्त्र के इस प्रभावशाली संदर्भ के कारण यह एक समाजों का अध्ययन करना अधिक सावधानी सुविधाजनक समझता है, जो आकार में लघु, छोटे और सरल हैं। ऐसे समाजों में समाजी मानवशास्त्री प्रत्येक समाज को व्यक्तिगत रूप से जान सकता है। सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सतत रूप से बदलता रहा है। हमने प्रारंभ में अपना अध्ययन क्षेत्र आदिम समाज रखा तथा बाद में चलकर आदिम समाज से मिलजुल कर क्षेत्र ग्रामीण समुदाय अपनाया। यह अध्ययन क्षेत्र सीमावर्ती में दूसरा चरण था। इसके बाद तीसरे चरण में औद्योगिक समाज को भी अपने अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया। सर्वप्रथम हम आदिम समाज के अध्ययन क्षेत्र को लेते हैं। इस क्षेत्र को स्वीकार करने की कुछ विशेष परिस्थितियाँ थीं, कुछ ऐतिहासिक शक्तियाँ थीं। सामाजिक मानवशास्त्र के विकास के प्रारंभिक युगों में एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी की अधिकता थी। प्रारंभिक सामाजिक मानव विज्ञानों में लेफ्टिट कुक के नाम उल्लेखनीय हैं। सैद्धांतिक सामाजिक मानव वैज्ञानिकों के बहुत सारे विचारों का उद्गम मैन और विशेषकर मॉर्गन की कृति से स्ट्रोक के परिवार, नातेदारी, टाइलर, स्मिथ तथा फेजर के पर धर्म एवं जादू संबंधी अध्ययनों ने सामाजिक मानव विज्ञान की प्रकृति संबंधी अवधारणाओं को बहुत अधिक प्रभावित किया। इस प्रकार के अनुसंधान कार्य आदिम समाजों में किए गए थे और इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक संस्थाओं के उद्विकास तथा इतिहास पर हमें प्रमाणिक सामग्री प्राप्त हुई। अमेरिका में बोसास और ब्रिटेन में हॉर्डन ने यथार्थ या व्यवस्थित रूप से क्षेत्रीय अध्ययन प्रारंभ किया। आदिम समाज के इस व्यवस्थित अध्ययन को मिशनरी, राज्य अधिकारियों और शुद्ध वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। इस अध्ययन का पहला उद्देश्य पिछड़े हुए महाद्वीपों में उपनिवेशवाद, राजनीतिक प्रभुता को स्थापित करना था। दूसरा उद्देश्य स्थानीय लोगों में ईसाई धर्म परिवर्तन करना था। इन अध्ययनों के परिणाम स्वरूप सामाजिक मानवशास्त्र में प्रचुर तत्व सामग्री एकत्रित की गई। लोई, प्रसिद्ध समाजशास्त्री लोई ने परमिट सोसाइटी पुस्तक में ऐसी तत्व सामग्री को वैज्ञानिक स्तर पर रखा। इसी बीच रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की ने गहरे सैद्धांतिक प्रशिक्षण के आधार पर किए गए क्षेत्रीय अध्ययन को रखा, जो आज भी सामाजिक मानव जीवन की एक अमूल्य निधि है। एक लंबी अवधि तक सामाजिक मानवशास्त्रियों ने आदिम समाज का अध्ययन किया। हमारे देश में आदिम समाजों का अध्ययन भी सामाजिक मानवशास्त्र की इसी परंपरा की एक कड़ी है। ब्रिटिश सामाजिक मानवशास्त्री रिवर्स ने भी 1906 में दक्षिण भारत की टोडा जनजातियों का अध्ययन किया था। इसके बाद शरद चंद्र राय ने ईस्वी 1912 में मुंडा जनजाति समाज का अध्ययन किया और वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया। 1914 में गुरनन ने खासी आदिम समाज का अध्ययन किया। दूसरे और तीसरे दशकों में भारतीय और ब्रिटिश सामाजिक मानवशास्त्रियों ने नागा, कुकी आदि आदिम समाजों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। ये सब आदिम समाज अपने आकार में लघु थे और इनकी सामाजिक व्यवस्था भी जटिलता से परे थी। इस प्रकार के अध्ययन से जो तत्व सामग्री प्राप्त हुई, इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक मानव जीवन का वैज्ञानिक स्वरूप अधिक सशक्त हुआ। अब प्रश्न उठता है स्वाभाविक रूप से कि 20वीं सदी में
20वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में सामाजिक मानव शास्त्र ने अपनी अध्ययन सामग्री के चयन में आदिम समाजों में इतनी अभिरुचि दिखलाई। दूसरों का उत्तर इतिहास तथा सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में दिया जाता रहा है। लेकिन इससे पहले हम इस बात का विवेचन करेंगे कि आदि समाज से हमारा क्या तात्पर्य है। आदि समाज वे समाज हैं जो सभ्यता के प्रकाश से दूर हैं। इसकी व्याख्या करते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, वे लिखते हैं, ये वे समाज हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्क की परिधि की दृष्टि से छोटे मापन के हैं और जो सामाजिक गतिशील या प्रगतिशील समाजों की तुलना में सरल, औद्योगिक तथा आर्थिक रूप में पिछड़े हुए हैं और जहां सामाजिक कार्यों का विश्लेषण किया जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री बेली ने अपने उड़ीसा के एक अध्ययन के आधार पर जाति, समाज और जनजातीय समाज का विश्लेषण किया। जनजातीय समाजों आदिम समाज हैं। जनजातीय समाजों का पहला लक्ष्य तो उसका भौगोलिक पृथक्करण है। इस समाज का सदस्य जंगलों, पहाड़ों में रहता था। इसका दूसरा लक्षण इसकी पृथक भाषा है। समाज के सदस्य एक ही भाषा बोलते हैं। तीसरा लक्षण इसका धर्म है। इस समाज के लोग आतंकवादी हैं। आर्थिक दृष्टि से इसके सदस्य पिछड़े होते हैं। इसके पास उत्पादन के न्यूनतम साधन होते हैं। इस समाज का एक और लक्षण यह है कि इसे आदिवासी समझा जाता है। आदिवासी इसलिए कि सभ्य समाज के आने से पहले ही वे समूह यहाँ निवास करते थे। आदिम समाज के ये कुछ लक्षण हैं जिसका उल्लेख बेली ने किया है। अब अपने बात करते हैं, अगली क्लास में अपनी बात करेंगे आदिम समाज के लक्षण या विशेषता किस प्रकार की है। धन्यवाद।